मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल की ओर से आप सबका इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूँ। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश कोर्स ए के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक बितान भाग 2 के अंतर्गत जूझ पाठ के प्रश्नोत्तर भाग 5 पर प्रकाश डाल रहा हूँ। आप सभी एकाग्रता, तल्लीनता एवं शालीनता के साथ सुनेंगे। तो इसमें अगला प्रश्न है, जूझ कहानी का नायक किन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई जारी रख पाता है? अगर उसकी जगह आप होते तो उन परिस्थितियों में किस प्रकार अपने सपने को जीवित रख पाते? तो इसका उत्तर है, जूझ कहानी का नायक आनंदा अर्थात लेखक की छात्रावस्था में परिस्थितियां अत्यंत विपरीत थीं। उसके पिता के लिए खेती ही सब कुछ थी। पढ़ाई लिखाई के प्रति उसकी सोच अच्छी न थी। वे लेखक से खेती का काम करवाने के अलावा पशु चराने का काम भी करवाता था। इसलिए उन्होंने आनंदा की पढ़ाई छुड़वा दी थी। लेखक उनसे पढ़ाई की बात कहते हुए भी डरता था। उसे डर था कि वे पढ़ाई का नाम सुनते ही हड्डी पसली एक कर देंगे। दत्ता राव सरकार के समझाने पर उन्होंने लेखक को स्कूल भेजने की स्वीकृति तो दे दी, पर यह भी प्रतिदिन शाम को खेत पर आने के संबंध में कहा था। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बैरिस्टर नहीं होने वाला है तुम। इसके अलावा लेखक का दायित्व 5वीं कक्षा में हुआ, यानी लेखक का दाखिला 5वीं कक्षा में हुआ, जहाँ 2 लड़कों को छोड़कर बाकी सारे लड़के नए थे। उनमें शरारती लड़के उसका मजाक उड़ाते थे और उसका गमछा छीनकर अध्यापक की मेज़ पर रख देते थे। मध्यांतर की छुट्टी में बच्चों ने उसकी धोती खोलकर उसे तंग करने का प्रयास किया। फिर भी लेखक अत्यंत परिश्रम से अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहा। अब इस पाठ से मूल्यपरक कुछ प्रश्न हैं, अर्थात निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए मूल्याधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें पहला है, पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में ढकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठवा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। तो इस गद्यांश से पहला प्रश्न है, पढ़ाई के प्रति दादा की सोच और व्यवहार को आप कितना उचित मानते हैं? उनके इस व्यवहार से बच्चे में मूल्यों का कितना विकास हो सकेगा? तो इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। पढ़ाई के प्रति दादा की सोच और व्यवहार को मैं एकदम अनुचित मानता हूँ। पढ़ाई की बात करते ही वे बच्चे की बुरी तरह पिटाई कर दिया करते थे। इस प्रकार के व्यवहार से बच्चों में भय, कुंठा, चिड़चिड़ापन आदि बढ़ेगा, जिससे मूल्यों का विकास नहीं अपितु ह्रास होगा। इसे दूसरा प्रश्न इस गद्यांश से, जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा, इसके आलोक में बताइए इस परिवर्तन से हमारे मूल्य कितने प्रभावित हुए हैं? इसका उत्तर है, परिवर्तन का प्रभाव हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु पर पड़ रहा है। वह मानवीय मूल्य की इससे अछूते कैसे रहते? इसका प्रभाव यह है कि हमारे मूल्यों में गिरावट आई है। इस गद्यांश से अगला प्रश्न है, यानी तीसरा है,
आप लेखक की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी अपनी पढ़ाई पर ऐसा ही जोर देते? इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। मैं लेखक की जगह होता तो अपने पिता से विनम्रतापूर्वक पढ़ाई करने की अनुमति मांगता, उन्हें अच्छा व प्रसन्न देखकर पढ़ाई के लाभ बताता और पाठशाला जाने का हर संभव प्रयास करता। मैं ऐसा इसलिए करता क्योंकि शिक्षा से मानवीय मूल्यों जैसे सच्चाई, साहस, सत्यवादिता, दृढ़ता आदि का उदय एवं विकास होता है। अभी इस पाठ से दूसरा गद्यांश है। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दुहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। ठीक है, ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सारी बातें कही है, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। तो इस गद्यांश से कुछ प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न इस गद्यांश से है, लेखक और उसकी माँ का दत्ताजी के पास जाने को आप कितना उचित मानते हैं? इससे लेखक के किन किन मूल्यों के बारे में पता चलता है। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। लेखक और उसकी माँ का दत्ताजी के पास जाने को मैं पूरी तरह से उचित मानता हूँ, क्योंकि उनके इसी कदम पर बच्चे का भविष्य निर्भर था। उनके लिए गए इस निर्णय से लगन, दृढ़ निश्चय, साहस, स्पष्टवादिता जैसे मूल्यों का पता चलता है। अब इस गद्यांश से अगला प्रश्न है, एक ओर पति से चोरी और दूसरी ओर बच्चे की शिक्षा, ऐसे में माँ द्वारा बच्चे की शिक्षा चुनने को आप कितना उचित मानते हैं और क्यों? तो इस गद्यांश का यह दूसरा प्रश्न है, तो इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ। लेखक की माँ का लेखक के साथ दत्ता राव के पास अपने पति को बिना बताए जाने को मैं एकदम सही मानता हूँ, क्योंकि शिक्षा से बच्चे का भविष्य उज्जवल बनता है तथा उसमें अनेक मूल्यों का विकास होता है। तो इस गद्यांश से कुछ और प्रश्न बन सकते हैं जैसे पिता की पिटाई से बच्चे के लिए, तीसरा प्रश्न होगा, पिता की पिटाई से बचने के लिए बच्चे ने झूठ का सहारा लिया, उसकी जगह आप होते तो कैसे बचते? ऐसा करने के लिए आप किन किन मूल्यों का सहारा लेते हैं? तो ये इस गद्यांश का तीसरा प्रश्न है, उसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। पिता की पिटाई से बचने के लिए बच्चे ने जो झूठ का सहारा लिया था, मैं वैसा नहीं करता। मैं दत्ता राव की सहायता से पिताजी को यह समझाने का प्रयास करता कि पढ़ाई के द्वारा ही हमारा और आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसके लिए मैं साहस, ईमानदारी, सच्चाई जैसे मूल्यों का सहारा लेते हुए दत्ता राव से सच बताने को कहता। तो इस गद्यांश से जो प्रश्न बने हैं 3 प्रश्न, उसका उत्तर मैंने बताया। इस तरह से और गद्यांश इसमें हैं जिसका आप पढ़ करके उसका उत्तर दे सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।